औरतों का सर ढांकना जो है ये दुनिया के बहुत से रिलीजन्स के अंदर सदियों से लेकर एक कंपलसरी रिलीजियस प्रैक्टिस रही है, ख़ास तौर पर दुनिया के जो मेजर रिलीजन्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा ये प्रैक्टिस कई जगहों पे दुनिया में कल्चर्स और ट्रेडिशन के अंदर भी शामिल है। लेकिन फिर हुआ यह है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से दुनिया गुजरी है और कमर्शलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस आने लगा है मुल्कों का और माशरों का भी, ऐसे में हर वो रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस टारगेट होती रही है जो कि दुनिया में किसी न किसी बड़ी इंडस्ट्री को चैलेंज कर रही होती है। औरतों के सर ढांकने वाली जो दुनिया भर में रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस रही हैं, ये भी एक दो बहुत बड़ी ग्लोबल इंडस्ट्रीज से डायरेक्टली टकरा रही होती है प्रैक्टिस। और वो इंडस्ट्रीज है मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मेकअप का सामान जिसमें बनता है, शैम्पू बनाने वाली जो कंपनियां हैं ग्लोबल स्केल पे, ये वो इंडस्ट्रीज हैं और भी हैं बहुत सारी जो कि डायरेक्टली टकरा रही होती हैं इन प्रैक्टिसेस के साथ। लगभग 600 अरब डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होता है ग्लोबली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हर साल, 600 अरब डॉलर। तो जब कोई औरत अपने रिलीजियस या सदियों पुराने कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से बाय चॉइस अपना चेहरा ढांपती है ना, तो बेसिकली शी इज पोजिंग चैलेंज फॉर दिस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। इसी तरह दुनिया में सालाना 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा के शैम्पू बिकते हैं और ज़्यादातर ज़ाहिर है इनकी ख़रीदार औरतें होती हैं। तो जब कोई औरत अपने कल्चरल या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से सर ढांक रही होती है ना, तो शी इज़ चैलेंजिंग दिस मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। अब जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि दुनिया के अंदर जैसे जैसे कमर्शलाइजेशन बढ़ती जा रही है, हर उस सदियों पुराने ट्रेडिशनल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ख़ात्मे पे दबाव बन रहा है दुनिया की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ के अंदर, जो कि इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज से मुतसादिम है। मिसाल के तौर पे गुज़िश्ता सदी के शुरू तक भी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से पहले यूरोप का कल्चर जो था उसके अंदर भी आम तौर पे औरतों की जानिब से सर ढांकना एक आम सी बात थी, नॉर्मल बात थी उनके यहाँ। लेकिन इन सब में सर ढांकना जो है ना वो कंपलसरी है। और ये जो प्रैक्टिस है ना वहाँ पर सर ढांकने की, ये इस वजह से भी रही है कंपलसरी क्योंकि बाइबल के अंदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस है इस हवाले से क्रिश्चियन औरतों को कि अपना सर ढांकें। क्लियर इंस्ट्रक्शन इस हवाले से आप अपनी स्क्रीन पे रेफरेंस देख सकते हैं कि कौन सी बाइबल की जो आयत है उसमें औरतों को कहा गया है कि वो सर ढांकें अपना। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं वहाँ पर, बाइबल के अंदर एक से ज़्यादा मकामात पे औरतों को कहा गया है कि आप अपना सर ढांकें। इस वजह से फिर यूरोप में सदियों से औरतों की बहुत बड़ी तादाद अपना सर ढांकती रही है। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से कई इस तरह की जो प्रैक्टिसेस थी ये निशाने पे आ गई और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ा है उनके वैल्यूज़ के ऊपर, जो कि लगभग अब ख़त्म हो चुके हैं यूरोप में। अब सर ढांकना जो है वो एलियन प्रैक्टिस लगने लगा है। उनको लगता है ये तो हमारा कभी ट्रेडिशन था ही नहीं, हालांकि ये इनका बहुत बड़ा ट्रेडिशन था और काफ़ी 100 सालों तक उनकी यहाँ ये चीज़ कॉमन रही। इस नई जनरेशन को वहाँ पर लगता है कि शायद ये कोई बाहर से मुसलमानों की चीज़ है और हम जो है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरोप की हिस्ट्री बड़ी पड़ी है इस चीज़ से। कई दुनिया के मज़ाहिब के मानने वाले और जो कल्चर्स ऐसे हैं दैट हैव लॉस्ट अगेंस्ट दिस कमर्शलाइजेशन, उनके मानने वाले जिद्दत और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पुराने तरीके छोड़ते जा रहे हैं और जो नहीं छोड़ता उसको दकियानूसी, ओल्ड फैशन और ये सब करार दिया जाता रहा है। इस सारे परसेप्शन और सोच को तब्दील करने के पीछे कहीं ना कहीं पे फिर मुनज़्ज़म नेटवर्क्स भी ग्लोबली काम करते रहे हैं, जिन पे वही इंडस्ट्रीज पैसा लगाती हैं मार्केटिंग के नाम पे, जिनके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे होते हैं इन कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस की वजह से। मिसाल के तौर पे कई डेकेड्स से आपको टीवी ड्रामों, फिल्म्स और प्रिंट मीडिया के अंदर वहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग छपती हैं, इन सब में जो मॉडल्स नज़र आती हैं उनकी हैवी मेजॉरिटी आपको ग्लैमरस लुक्स में नज़र आती हैं। मतलब चाहे सीन की डिमांड हो ना हो, ग्लैमर ज़रूर दिखाएंगे। आपने शायद ही कोई ऐसी फिल्म देखी हो जिसमें हीरोइन साहिबा जो है वो सर पे सारी फिल्म में आपको दुपट्टा ओढ़ते हुए नजर आई हो, ऐसा कभी नहीं होता। सवाए उन मुल्कों के मीडिया के जहां पर वैल्यूज़ को प्रिजर्व रखने के लिए हैवी सेंसरशिप है, सच है सऊदी और ईरान। बाकी जो ढीली ढाली सरकारों वाले मुल्क हैं ना, वहां पे आपको ये सब नजर आता है। मीडिया पे कल्चरल और रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रिजर्व नहीं किया जाता। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव नंबर 1 इन देयर कंटेंट, बल्कि वेस्टर्न कल्चर जो कि खुद ख़त्म हो चुका है और पता नहीं क्या बन चुका है, उसकी जगह पे एक नई चीज़ आ गई है। एज आई सेड, कमर्शलाइजेशन की वजह से वो ख़त्म हो चुका है वेस्टर्न कल्चर, असली जो कल्चर है उनका।
उनको प्रमोट किया जाता है। एक ख़त्म हुए हुए कल्चर की जगह पे एक नई चीज़ आई हुई है वहाँ पर, उसको ज़रूर आपको यहाँ का मीडिया भी, अपने अपने रीजन्स का मीडिया जो है वो भी दुनिया भर में आपको उनकी प्रमोट करते हुए नज़र आते हैं, वेस्टर्न वैल्यूज़ को। आप ज़रा उनके कपड़े देखें, आप इंडियन फिल्में देखें या आप अपने मुल्क की फिल्में देखें, कपड़ों के स्टाइल देखें, उनके फैशन देखें, और ये जो मॉडल्स वॉक करती हैं रैंप के ऊपर आके, और उनके ज़रा कपड़े देखें आप आजकल। इवन इंडिया के अंदर और इवन पाकिस्तान में भी ये चीज़ें शुरू हैं, बांग्लादेश के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे होता रहता है ये, ख़ास तौर पर बड़े शहरों के अंदर, और जो एलीट क्लास होती है वो इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर आपको ग्लैमर और फैशन की डेफिनेशन ही यही नज़र आती है दुनिया के अक्सर मुल्कों के अंदर कि वेस्टर्न है ना तो वो मॉडर्न है, वेस्टर्नाइजेशन इज़ अ मॉडर्नाइजेशन। ये एक अजब सा फेनोमेना दुनिया ने देखा है रिसेंटली कि उनको कॉपी करते हैं, उनके कपड़े कॉपी करते हैं, उनके हेयर स्टाइल्स को कॉपी करते हैं, हर चीज़ उनकी कॉपी करके वो समझते हैं कि मॉडर्न हो गए। दिस इज़ द न्यू थिंग। ये पहले नहीं होता था, हमारे रीजन्स के अंदर अपने वैल्यूज़ अपने कल्चर्स होते थे। अच्छा, ये सब कुछ देखें खुद ब खुद नहीं होता, देयर यूज्ड टू बी बिजनेस इंटरेस्ट एंड अदर इंटरेस्ट आल्सो। आज की कमर्शलाइजेशन के दौर में सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में कंटेंट को रेट किया जाता है, क्वालिटी वाइज रेट नहीं किया जाता। क्वालिटी कैसे भी हो कंटेंट की, घटिया तरीन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर पैसा कमाया उसने तो हिट है। बहुत से गाने आपने सुने होंगे बॉलीवुड की मिसाल के तौर पर, जिनके अंदर आपको फजूल और बकवास किस्म की टिन टिन टाटा टू टू किस्म की ऐसे भी गाने, टिन टिन करके भी गाने गा जाते हैं और वो हिट हो जाते हैं। और वो हिट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोग उसको देख रहे होते हैं, पैसे कमाते हैं तो मतलब हिट है। मुसलमान जो है ना, ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है दुनिया भर के अंदर, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, और दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो इस्लाम है। इसके जो मानने वाले हैं ना मुसलमान, इस वक्त ग्लोबली एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी है जो कि आज भी जनरली सबसे बड़ा चैलेंज है इन ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिनका मैंने जिक्र किया। बाकी बड़े बड़ों को कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस चबा के थूक चुके हैं। यहाँ पर आज भी इस्लाम के अंदर जनरली आपको जो मुसलमान हैं सर ढांकने की प्रैक्टिस बड़ी पैमाने पे मिलती है ग्लोबल स्केल पे, चाहे अफ्रीका का हो, अंटार्कटिका के अंदर रहता हो, यूरोप के अंदर रहता हो या इंडिया में रहता हो, उनके अंदर एक जैसी प्रैक्टिसेस आपको नज़र आती हैं, और हिजाब और ये सब प्रैक्टिसेस कॉमन है वहाँ पर। ऐसे में वर्ल्ड वाइड लेवल पर फिर आपको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस भी आज इसी मज़हब की प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं सबसे ज़्यादा। और ख़ास तौर पर ये जो वहाँ की प्रैक्टिस है सर ढांकने वाली और ये हिजाब वगैरह, इसको कैद, प्रिजन, दकियानूसी, एक्सट्रीमिज़म से जोड़ के ग्लोबल लेवल पर डिस्करेज करने की वाज़ेह कोशिशें आपको कई मुल्कों में नज़र आती हैं। वैसे तो नंगपन को, न्यूडिटी को यूरोप के अंदर ये कह के प्रमोट किया जाता रहा है कि हर किसी की मर्जी है वो जो भी पहने, लेकिन यही रूल इस्लामी औरत के कपड़ों पे अप्लाई नहीं करते। फ्रांस और दीगर कई यूरोपीय मुल्क इस बात का सबूत है, डबल स्टैंडर्ड है वहाँ पर। अगर कोई न्यूड घूम रहा है तो उसको कहते हैं इसकी मर्जी, जो कुछ भी पहने उसको प्रमोट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई औरत उसी नज़रिए पर चलते हुए खुद अपनी चॉइस के मुताबिक हिजाब पहनती है, उसको टारगेट करते हैं कि ये क्यों पहन रही है। स्विट्ज़रलैंड के लिए तो ये भी इतलात आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि $1000 जुर्माना लगाओ जो भी औरत हिजाब पहनती है। 5% इनकी आबादी में मुसलमान है, स्विट्ज़रलैंड की आबादी में, लेकिन बस वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं। एक मुनाफिकत आप कह सकते हैं इसको, कि एक ही रूल है कि हर एक की मर्जी है जो पहने, लेकिन वो रूल मुसलमानों के अंदर अप्लाई नहीं होता औरत के हिजाब के केस में। सामने आपको ये सारा जाहिलाना आर्ग्यूमेंट्स पर नज़र आते हैं कि कपड़े का टुकड़ा जो है हिजाब जिसे कहते हैं, इसके ख़िलाफ़ ये आर्ग्यूमेंट नज़र आते हैं कि पॉलिटिकल सिंबल है मुसलमानों का, सिक्योरिटी थ्रेट भी कुछ जाहिल इसको कहते हैं। मतलब एक हद होती है ना, कपड़े का टुकड़ा सिक्योरिटी थ्रेट से भी जोड़ा जाता है, लेकिन बेसिकली पीछे इसके सामने कोई भी जाहिलाना उठ पिटांग किस्म की आप रीज़न दे दें, लेकिन पीछे इसके पैसों का गेम है। इंडिया भी दुनिया के उन मुल्कों में शामिल रहा है जहां कभी स्ट्रॉन्ग कल्चर हुआ करता था, लेकिन अब इसको भी धीरे धीरे जो है ना वो धीमा होता हुआ नज़र आता है। इसको भी एक तो हिंदुत्व के नाम पे, और दूसरा इन्हीं कमर्शलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन वाले एजेंडास के तहत बुलडोज करने के अटैम्प्ट्स हो रही हैं इंडिया के अंदर, और ये काम वहाँ कंप्रोमाइज्ड कोर्ट्स के ज़रिए हिजाब के ख़िलाफ़ करवाया जा रहा है। इंडियन जुडिशल सिस्टम की अगर आप रिसेंट उनकी ज़रा हिस्ट्री देखें ना, जजमेंट्स देखें, जजमेंट्स बात करती हैं, कोर्ट बात नहीं कर रहा, उसकी जजमेंट्स बोलती हैं।
अगर वो देखें ना तो बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिनका सीधा सीधा फ़ायदा रूलिंग जमात को पड़ा है। मिसाल के तौर पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इंडिया के अंदर, उसको बुलडोज करके जिस तरह रंजन गोगोई की अदालत ने ज़मीन की मिल्कियत का फैसला अकीदे से जोड़ दिया था, अकीदे से, आस्था, फेथ से जोड़ दिया। फिजिकली ज़मीन मौजूद है, डिस्प्यूट ज़मीन के ऊपर है, लेकिन फैसला दिया है एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसका बज़ाहिर वजूद नहीं है, फेथ। अब फेथ जो है हर एक का अपना फेथ है। मैं मानता हूँ जो, वो मेरा फेथ है, कोई और मानता होगा वो उसका फेथ है। मेरे हिसाब से मेरा फेथ सही है, किसी और के मुताबिक उसका फेथ सही है। लेकिन जो फैसला होना था वो ज़मीन की मिल्कियत का था कि ये ज़मीन किसकी है जिस पे मस्जिद बनी हुई है। उस ज़मीन की मिल्कियत का फैसला आस्था से जोड़ दिया। ये इंडियन लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कभी भी नहीं हुआ। ये पहली बार आउट ऑफ द ब्लू एक पता नहीं कहाँ से एक चीज़ उसने निकाल के एकदम से फैसला दे दिया राम मंदिर वाला। और जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी कहा कि मस्जिद टूटी है, गलत है, लेकिन सज़ा किसी को भी नहीं हुई, सारों को बरी भी कर दिया। एक तरफ से माना कि ये जुर्म हुआ है, लेकिन उस जुर्म का फिर सज़ा कोई नहीं, वो जिन्होंने जुर्म किया वो सारे मतलब रिहा हो गए। ये इस तरह के फैसले इंडिया के अंदर आ रहे हैं। गुजरात के दंगों में हज़ारों मुसलमान मारे गए, हज़ारों। जो आज का प्रधानमंत्री, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर था और उसके लिए कहा जाता है कि उसी ने कहा था कि लेट देम सेटल द स्कोर्स। हज़ारों लोग मारे गए, लेकिन कातिल जो थे सारे के सारे बरी हो गए। ये कैसे हुआ? आरएसएस पे कई बम ब्लास्ट और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के केसेस देखते ही देखते ख़त्म हो गए। सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जो कि जाहिर कर रही हैं कि जुडिशल सिस्टम जो है इंडिया का, इट हैज़ बिन कम्प्रोमाइज्ड नाउ। ऐसे में कर्नाटका के अंदर हिंदुत्ववादी माइंडसेट वाले जज से हिजाब के खिलाफ फैसला दिलवाया जाता है और अब उसी फैसले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जरिए अटैम्प्ट हो रही हैं मुल्क भर में फैलाने के लिए। पहले कर्नाटका के अंदर था, अब सारे मुल्क में होगा। हालांकि कई जजेस साफ तौर पर इस संगीन कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन के खिलाफ हैं, क्योंकि अगर वो हिजाब पे बैन लगाते हैं तो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की खुल्लम खुला वायोलेशन होती है। अगर आप देखें हिजाब को आप रिलीजन से जोड़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हर कोई फ्री है अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। अगर इसको आप कल्चर से जोड़ते हैं तो वो भी फ्री हैं, हर तरह की कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए फ्री है। तो इसको कैसे बैन कर सकते हैं आप? जब कॉन्स्टिट्यूशन बैन नहीं कर रहा तो फिर कोर्ट उसको कैसे, कोर्ट जो है वो खुद ब खुद लॉज नहीं बनाती, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही होती है। लेकिन चूंकि ऊपर से प्रेशर है हिंदुत्व के गुंडों की जानिब से कि इसको आपने बैन करना है, तो एक वाज़ेह स्प्लिट हमें नजर आ गई जजेस के अंदर। हालिया जो 1-2 रोज पहले वहां पर इस मुद्दे पे एक जो सामने आई है डेवलपमेंट, जजेस में स्प्लिट है। कुछ कह रहे हैं कि कर दो, जो ज्यादा हिंदुत्ववादी हैं वो कह रहे हैं बैन कर दो, लेकिन जो कम हिंदुत्ववादी हैं जिनको पता है कि कल को हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जुडिशरी के अंदर कि हमने कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दे दिया, तो वो कह रहे हैं कि ये तो एक पर्सनल ओपिनियन है। तो एक स्प्लिट नज़र आई है, लेकिन प्लान पूरा तैयार कर लिया गया है। ये मैं आपको बता सकता हूँ, पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है इंडिया से हिजाब बैन करवाने के लिए। उस इंडिया से जहाँ पर 20 करोड़ से ज़्यादा, 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वहाँ 22 करोड़ लोगों का फंडामेंटल राइट स्नैच करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और अब ये मैटर चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया है। पिछला जो चीफ जस्टिस था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले बाबरी मस्जिद के केस के बारे में बताया आपको, पिछला जो चीफ जस्टिस था उसको कैसे पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए उसकी मोबाइल का डाटा कैसे निकाला गया, कैसे उसको ब्लैकमेल किया गया, कैसे उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के जरिए उसको मैनेज किया गया, ये तो सारी दुनिया ने देखा ना। अब लेट्स सी कि इंडिया के 22 करोड़ मुसलमानों की आज़ादी पे सबसे बड़ा हमला किस तरह अब करवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, ये देखना पड़ेगा। अब ये सारा मामला वहाँ के चीफ जस्टिस के ऊपर है। देखते हैं कि वो दूसरा रंजन गोगोई बनता है या वो स्टैंड लेता है इसके ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। दैट वी नीड टू सी।